This week, Japan's Defense Minister Koizumi Shinjiro traveled to India and Australia to meet with both his counterparts in Delhi and Canberra, deepening Tokyo's key defense and strategic relationships. मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया अपनी तैयारी कर रहा है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, बड़े मुल्कों के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करने की। मोदी जी ने एक हिस्ट्री को क्रिएट किया है कि अब हमारे साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए जापान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि ये इंडिया और जापान के बीच में क्या चल रहा है और काफ़ी देर से चल रहा है, और ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट्स किए हैं, पैक्ट्स किए हैं। जापान जो है वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, तभी कोर डेवलपमेंट का काम किया है उन्होंने, पूरा ब्लूप्रिंट इस सारी चीज का, कोर टेक्नोलॉजी का, उसे भारत की एक कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये उसको दे दिया। दूसरी बात ये है कि जो लीडरशिप है जापान के अंदर, वो समझते हैं कि हमें इंडिया जैसे मुल्क के साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे चाइना एग्रेसिव होता गया तो जापान को पता लग गया कि अब वो अकेला बीजिंग को वो हैंडल नहीं कर सकता, उसे पार्टनर चाहिए। इंडिया इस्तेमाल करने में कामयाब हो गया। वो गलती पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान ने कभी जापानीज को सेंसिटाइज ही नहीं किया था। इट्स अ बिग लॉस टू अस। तो क्या इस सिचुएशन में पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा में लीड करते हुए एक मुस्लिम ब्लॉक बनाने की जरूरत है? नया वो कंक्लूड कर रहे हैं एक मैसिव डिफेंस का मिनिस्टर्स की मीटिंग को, और उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हमें ट्रांसफर की जाएगी। मीडिया स्क्रीम कर रहा है कि जापान ने फाइनली अपने आप को अनचेन कर लिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 से इन्होंने अपने आप को बांध के रखा था कि हम मिलिट्री का स्टफ कभी भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और आज वो क्या कर रहे हैं? जापान अपने सारे रास्तों को खोल दिया। ट्रुथ ये है कि जापान ने, पहली बात ये है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे रीराइट कर लिया, जहां पर वो अपने आप को परमिशन दे रहे हैं कि वो लीथल वेपन्स को वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उनके पास एक प्रॉब्लम है। जापान के पास फैक्ट्रियां तो हैं, लेकिन उनके पास फैक्ट्रियों के अंदर वर्कर्स काम करने के लिए है ही नहीं। जितने वर्कर्स हैं वो उतने हैं जहां पर वो अपना प्रोड्यूस करते हैं सामान को, मिसाइल्स को और सारे फाइटर जेट्स को, और वो खुद ही उसको यूज कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए उनके पास मैसिव जो लेबर फोर्स चाहिए वो है नहीं। तो ये आपने एग्रीमेंट तो कर लिया, लेबर फोर्स उनके पास है नहीं, तो यानी कि अपने पेपर के ऊपर लोगों को खुश करने के लिए एक एग्रीमेंट किया है? आंसर है नॉट एट ऑल। देयर इज समथिंग मोर which is happening in the background। इसको डिकोड करता हूं, पूरे मैट्रिक्स को आपके सामने रखूंगा कि मोदी जी ने काम किया क्या है। दोस्तों, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आप देखिए अप्रैल 2026 में कुछ चेंज हुआ जापान के अंदर। वो था उनका कॉन्स्टिट्यूशन। 70 साल से जापान ऑपरेट करता रहा अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 9 के अंदर, जहां पर उन्होंने एक्सपोर्ट्स को, जो मिलिट्री एक्सपोर्ट्स है, उसको बैन किया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेम्परेचर वो बॉयल अप होता गया, चाइना एग्रेसिव होता गया, तो जापान को पता लग गया कि अब वो अकेला बीजिंग को वो हैंडल नहीं कर सकता, उसे पार्टनर चाहिए। अब पीस बाय पीस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। शुरू किसने किया? भारत का जो, या मोदी जी का जो सबसे बड़ा दोस्त था जापान के अंदर, वो था शिंजो आबे। उन्होंने 2014 में इस कॉन्स्टिट्यूशन को आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट करना शुरू किया। उसके बाद आए किशिदा, 2023 तक वो भी लगे रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को आहिस्ता आहिस्ता कट करते रहे। और फिर आती है प्राइम मिनिस्टर, हमारी फेवरेट ताकाइची जी। वो मैं फेवरेट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि चाइना अगर किसी और मंत्री से डरता है, लेडी मंत्री से, वो ताकाइची हैं। पिछले 4 महीने से ताकाइची एक ही काम कर रही हैं कि अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें अपने जो लीथल वेपन्स हैं इसको एक्सपोर्ट के बैन को रिमूव करना पड़ेगा, और उन्होंने रिमूव कर भी दिया। सबसे आगे आया भारत, जिसको ये अपने वेपन्स को ट्रांसफर किया जाएगा, उसके अंदर भारत भी है। लेकिन जो ग्रीन लाइट तो दे दिया आपने कि भाई अब जो जापान है वो अपने डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स उसको एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन इस सारी पीस ऑफ जो पूरी ये कथा है, उसके अंदर पाइपलाइन में एक मिसिंग पीस है, वो है जापानीज कॉन्ट्रैक्टर। जापानीज ने एक्सपोर्ट तो ओपन कर दिया, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक अपनी जो डिफेंस की इंडस्ट्री है उसे एक्सपोर्ट के लिए बनाया ही नहीं है। उनके मैन्युफैक्चरिंग बेस बिल्कुल एम्प्टी है। वर्क फोर्स को वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पे जो प्रोडक्शन ऑफ बच्चे हैं वो बहुत कम है। तो अगर जापान मास प्रोडक्शन कर नहीं सकता, अपनी शिप के ऊपर डालकर भारत में चीजों को ट्रांसफर कर नहीं सकता, तो आपने ये नया सिक्योरिटी का एग्रीमेंट किया क्यों है? क्या मोदी जी हमें बेवकूफ बनाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं? अब आते हैं इसके ऊपर जो रियल स्टोरी शिफ्ट है, जो पॉलिटिकल हेडलाइंस में चीजें ट्रांसफर नहीं होती हैं, ना ही कोई कवर करता है। दोस्तों, अगर आपको इस पार्टनरशिप को समझना है तो आपको देखना पड़ेगा कि जुलाई 2026 में ताकाइची जो इनकी प्रधानमंत्री हैं वो भारत में आई थी, और वहां पर आकर उन्होंने क्या किया था? वहां पर उन्होंने मोदी जी साथ बैठकर भारत और जापान ने क्वाइटली उन्होंने लॉन्च किया अपना पहला
बायलैटरल डिफेंस का को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट, जो जापान की जो बॉटलनेक है उसको भी रिमूव हम कैसे कर रहे हैं। दोस्तों, जो मॉडर्न आर्मी है उसके अंदर ये नहीं है कि आपके पास सबसे बड़ी शिप है या नहीं है, वो ये है कि आप अपने दुश्मन को सबसे पहले देखकर उसे डिस्ट्रॉय आप कैसे कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल वॉरशिप्स हैं उसके अंदर होता क्या है कि बहुत ज़्यादा एंटीनास होते हैं। सपोजिंग भारत का एक शिप जा रहा है, उसके ऊपर इतने एंटीना होते हैं, लेकिन जो दुश्मन कंट्री है जैसे चाइना है, उनका जो रडार है वो इन एंटीनास के ऊपर जो लाइट निकलती है उसको कैच करता है और उसके रडार के ऊपर वो क्रिसमस ट्री बन जाता है कि देखिए वहां पर भारत की शिप हमारी तरफ आ रही है और वो अटैक करना शुरू कर सकते हैं। जापान ने जो यूनिकॉर्न का सिस्टम निकाला है वो पूरा का पूरा वो बाईपास करता है इन चीज़ों को, वो कम्युनिकेशन को, सर्वेलेंस को, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को, सबको वो हाइड कर देता है अपने ही अंदर। उससे जो दुश्मन कंट्री है उसे दिखता ही नहीं है कि हमारी शिप वो वहां पे पहुंच रही है। दोस्तों, अब ये जीनियस पार्ट क्या है, जापान जो है वो बिल्ड कर नहीं सकता, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है। उन्होंने पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, तभी कोर डेवलपमेंट का काम किया है उन्होंने, पूरा ब्लूप्रिंट इस सारे चीज का, कोर टेक्नोलॉजी का, उसे भारत की एक कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये उसको दे दिया। यानी कि भारत अब इंटीग्रेट कर रहा है जापानीज टेक्नोलॉजी को अपने साथ और उसे लोकलाइज भी करेगा। ये तो हो गया रियल स्ट्रेटजी, जहां पर जापान प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। जापान प्रोवाइड करेगा ब्रेन को, ब्लूप्रिंट्स को, और भारत प्रोवाइड करेगा मसल को, क्योंकि जापान के पास मैन्युफैक्चरिंग वर्क फोर्स भी नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग बेस भी नहीं है कि वो स्केल अप कर सकें और एक्सपोर्ट कर सकें। भारत के पास वो चीज़ें हैं, हमने वो चीज़ दिया जो हमारे पास है, जापान ने वो दिया जो उनके पास है, और साथ में उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास वर्क फोर्स नहीं है। भारत को बोल दिया कि आपके 50,000 से लेकर 1 लाख आपकी वर्क फोर्स हमें चाहिए, जो हमारे यहाँ पर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर वो वहाँ पर जापान में वो प्रोड्यूस करेंगे। कुछ प्रोड्यूस भारत में होगा, कुछ जापान में होगा। को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट, इसी को बोला जाता है।